हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट, जिसको क्लर्क या सीए से भी बोलते हैं, उसका वैकेंसी जो आया है 257 पोस्ट पे, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोगों का जो भी डाउट या कुछ क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सीएसए का जो वैकेंसी आया है, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, और कुछ जो आपको कन्फ्यूजन है उसको मैं आज दूर करूंगा इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी जो भी उसका हाईलाइटेड टर्म था एक बार बता चुका हूं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सीए से होता है उसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव सीएसी भी बोला जाता है। कंडक्टिंग बॉडी है इसका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 257। कैटेगरी है गवर्नमेंट लेवल का, मतलब बिहार गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और क्लरिकल लेवल का ये जॉब है। ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिनिमम 18, मैक्सिमम 33, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का इसको लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। प्रीलिम्स होता है आपको 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का होता है। मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। किसी भी बैंक का जो क्लर्क होता है उसमें प्री और मेंस 2 ही फेज होता है एग्ज़ाम का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो पीओ का होता है उसमें आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। कुछ बिगिनर थे तो उनका ये भी क्वेरी था कि इसमें क्या इंटरव्यू भी होता है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। और इसमें से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है, चाहे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का रहता है, कितना टाइमिंग रहता है। लेकिन जिनको नहीं पता है यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का, क्वांट 35 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। और कटअप भी क्या रहा था पिछले बार प्रीलिम्स का, आगे इस वीडियो में देखने का आपको मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा। और ये आपका मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है। मेंस में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से जो आप सेलेक्ट कीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम वो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे 40-40 क्वेश्चन का होता है, 40-40 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शनल टाइमिंग रहता है, और टोटल आपका टाइम हो गया 2 घंटा का। उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। और ये भी बताऊंगा कि आप प्री और मेंस की तैयारी भी कहाँ से कर सकते हैं, और किस एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट इसका लेवल रहता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। किन किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रीजनिंग में पजल पे आपका कमांड होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट पे होना चाहिए, ब्लड रिलेशन सिलॉक्स। क्वांट में आपका डीआई सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक्स, ये प्री और मेंस दोनों में आपको काम आएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट। जैसे आप इंग्लिश और बैंक का तैयारी करते हैं सेम वैसे ही है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में भी इंग्लिश पूछता है। तो जो अगर मेंस में भी इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे उनके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो हिंदी सेलेक्ट करेंगे उनको थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रीडिंग स्किल है वो इंग्लिश के लिए हम बोले या हिंदी के लिए बोले, दोनों के लिए रीडिंग स्किल अच्छा होना ज़रूरी है। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है,
MCQ तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्यूटर में MS ऑफिस बेसिक, इंटरनेट, ईमेल और भी जितना भी कंप्यूटर का टॉपिक है आपका वो सब आपको इसमें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है लेकिन आपको कंप्यूटर भी अच्छे से करना पड़ेगा। GA में करेंट अफेयर, स्टैटिक्स, पिछले बार अच्छा खासा क्वेश्चन स्टैटिक्स का देखने को मिला था आपको। बैंकिंग अवेयरनेस और बिहार का कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम जो हो गया वो भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो सिलेबस का यही हाईलाइटेड टर्म है जो आप देख सकते हैं, और भी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब मेन बात है कि जब अगर आपका जॉब लग जाता है तो आपको करना क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी क्यूरी था कि CSA का काम क्या होता है। तो जो क्लर्क का काम होता है, लाइक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, RRBs और भी जो भी बैंक है, तो उसमें कस्टमर हैंडलिंग होता है, क्लर्क को करना रहता है, काउंटर वर्क करना रहता है, डाटा एंट्री करना रहता है, लोन प्रोसेसिंग सपोर्ट जो होता है, मतलब हर तरह का काम आपको करना रहता है। कैश एंड चेक मैनेजमेंट रहता है। CSA का काम मेनली कस्टमर से जुड़े ट्रांजैक्शन और डाटा एंट्री का होता है, मतलब यह एक क्लरिकल लेवल का पोस्ट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप प्रिपरेशन स्टार्ट आपका, अगर आप मॉक टेस्ट लगातार देना शुरू कर दें, मॉक टेस्ट ही है जो आपको आपके प्रिपरेशन में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी लाने का काम करेगा। कंटिन्यू आपको मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीलिम्स का आप कंटिन्यू पर डे मिनिमम आपको 1 मॉक लगाना है, और मेंस अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप 1 वीक में कम से कम एक बार मेंस का मॉक ज़रूर लगाइए। और मॉक आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। RRB क्लर्क या IBPS क्लर्क का जो लेवल होता है वही लेवल इसका होता है, प्री में भी और मेंस में भी। क्योंकि RRB क्लर्क का अगर आप मॉक लगाते हैं तो उसमें आपको रीजनिंग और क्वांट सिर्फ मिलेगा, उससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर IBPS क्लर्क का आप मॉक लगाते हैं तो आपको उसमें इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, मतलब लेकिन मॉक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के फेज़ में। और वो भी कंटिन्यू रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अभी से ही। नेक्स्ट है बिहार स्टैटिक, GK और करेंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कीजिएगा, तब आपके पास मतलब एक अच्छा स्टॉक हो जाएगा, बाद में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। कंप्यूटर का बेसिक रिवाइज करें, मतलब जो भी पढ़े उसको शॉर्टकट की से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करें, अगर आप हिंदी ले रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो कम से कम कुछ आपको इंग्लिश ग्रामर पे उतना फोकस नहीं भी कर रहे हैं। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा। और मेंस में अपना हिंदी चुन लीजिए, जो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ है। और पिछला बार प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहा था? प्रीलिम्स का पिछला बार कट ऑफ ये आपको सेक्शनल है, इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में। टोटल जो जनरल और EWS का कट ऑफ गया था 51.50 गया था। उसी तरह आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, सब अपना अपने कैटेगरी का देख सकते हैं, लेकिन इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। जैसे जनरल का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में आपको 15.25 लाना होगा मिनिमम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15.75, रीजनिंग में 17.0, ओवरऑल आपको 51.50 मार्क्स लाना होगा प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएँ। आपको पिछले साल का ये कट ऑफ है, आप उसको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट देख रहा था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें से कुछ पूछ रहे थे कि भाई बैंक में AC रहता है कि नहीं रहता है। तो आप एक बात बताइए, अगर बैंक में AC नहीं रहेगा तो क्या आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा? तो ये सब सेकेंडरी चीज़ हो गया। सबसे पहले तो आपको अपने जो आप पे बेरोजगारी का जो ये टैग लगा हुआ है उसको हटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट के टैग से आपको बाहर निकलना है। एटलीस्ट आपके पास कोई जॉब रहेगा तब ना आप कंपेयर कीजिए कि हाँ मैं RRB क्लर्क, कुछ का कमेंट था कि मैं RRB क्लर्क बेटर होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क बेटर होता है, जबकि वो अभी स्टूडेंट ही हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन या सिलेक्शन
किसी चीज़ को आप कब चुनते हैं? जब आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ हो। अभी आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए कि किसी तरह मैं अपने अनएम्प्लॉयमेंट के टैग को हटा सकूं, क्योंकि ये ऐसा टैग है ना कि जिसमें आपका टैलेंट रहते हुए भी कई बार आप प्रेशर में अपना परफॉर्मेंस ख़राब कर लेते होंगे। तो ये सब चीज़ कि बैंक में एसी होता है कि नहीं होता है, ये सब उतना मायने नहीं रखता है। आपके पास जॉब है ना, तो अगर ऑफिस में एसी नहीं भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ कमेंट था, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था मैं बता दिया आपको कि आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए आराम से, और सर्टिफिकेट आप कभी भी बनवा सकते हैं। जहाँ तक सैलरी स्लिप का बात है, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ सैलरी स्लिप का वीडियो। उसका असिस्टेंट का हो गया, एएम का हो गया, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना जो उसका सैलरी स्लिप है और मेरा पिछले बार का जो प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर कार्ड है, दोनों आपको मैं एक प्लेलिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वक्त लगता है पर वक्त बदलता भी है, बस रुकना नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको धीरे धीरे प्रयास करते रहना है ताकि आप आगे बढ़ सके और अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाते जाना है। क्योंकि वक्त लगता है पर वक्त बदलता भी है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि आपको प्रयास करते रहना है, एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी आपका सैलरी स्लिप से रिलेटेड है वो आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सैलरी स्लिप असिस्टेंट और एएम दोनों का रहेगा, बीएससीबी का। मेरा पिछले बार का प्रीलिम्स में क्या स्कोर आया और मेंस में क्या स्कोर आया, सब आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।